अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन 510 का टॉपिक नंबर 33 कर रहे हैं। ऑनवर्ड हम लोग जाएंगे, जितने भी टॉपिक हो सके हम उन्हें कवर करेंगे। ये आपके फाइनल टर्म रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 33 है आपके पास डिडक्टिव मेथड की एग्जाम्पल्स। टॉपिक नंबर 32 में हम डिडक्टिव मेथड कर रहे थे, यानी कि पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो में हम उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें फार्मूला मिला कि a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास आता है जी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर ऐड करते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर तो क्या आएगा। वही फार्मूला हम दोबारा ऐड करेंगे, x को हम a बना देंगे, b को 1 को हमने b से रिप्रेजेंट किया। तो हम लोग को हमें जैसे पता था कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। जैसे हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो फार्मूले की फॉर्म आई x प्लस 1 होल स्क्वायर की, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x। 1 हम अलजबरे में नहीं लिखते, तो ये सारी कॉमन होता है कि आप लोगों को पता होगा। 2x प्लस 1, ये हम लोगों ने एक फार्मूला जनरेट कर लिया x प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर का। इसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि आपके पास आता है जी 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसे काफ़ी ज़्यादा इजी है, बट आप समझ के कीजिएगा। टॉपिक 34 है डिस्कवरिंग मेथड के अंदर डिस्कवरी मेथड। ये वो अप्रोच है या ये वो मेथड है जिसके ज़रिए जो लर्नर होता है उसे पता चलता है कि किस तरह लर्न करना है, rather than what to learn। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर लर्नर जो होता है वो लर्न करता है हाउ टू लर्न rather than what to learn। ये हाई ऑर्डर लर्निंग स्किल्स होती हैं। इसमें टीचर और लर्नर दोनों एक्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसमें हम अगर बात करते हैं ना मेथड्स की, तो वो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यूज़ की जा रही होती है। डिस्कवरी टाइप की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो टाइप्स आती हैं, गाइडेड डिस्कवरी और प्योर डिस्कवरी। गाइडेड डिस्कवरी क्या है, इसमें ना टीचर की जो होती है वो स्ट्रिक्ट सुपरविजन चल रही होती है, टीचर फुल कंट्रोल रखती है। गाइडेड डिस्कवरी जो होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है। अगर हम प्योर डिस्कवरी की बात करते हैं तो इसमें थोड़ी कम, मतलब यूँ समझ लेंगे ना होने के बराबर टीचर की सुपरविजन हो रही होती है। ये स्टूडेंट सेंटर होता है। बहुत सिंपल अगर मैं कर दूं तो आप इसे कहेंगे गाइडेड डिस्कवरी को ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। प्योर डिस्कवरी जो है ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। डिस्कवरी की मिथ के बारे में अगर हम बात करें ना, स्टूडेंट समझते हैं कि मैथमेटिक को समझना एक्चुअली क्या है, लाइक थिंक करना है, सॉल्व प्रॉब्लम करना हो गया, एबिलिटी टू वर्क हो गई, एक्सपेंड टॉपिक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मिथ हैं इस डिस्कवरी मेथड के अंदर। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई कि आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो इस मेथड को मैथमेटिक के अंदर। A student given task of finding sum of 100 consecutive number, he quickly found and he said 50-50। अब एक स्टूडेंट को कहा गया कि आपने जी सम बताना है 100 consecutive नंबर्स का। तो उसने जल्दी से बता दिया, उसने कहा कि जी 50-50 इसका आंसर होएगा। अब वो उसने क्या फार्मूला यूज़ किया था, उसने किया क्या कि उसने कहा कि सम इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2। फार्मूला था हमारे पास ये n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसका आंसर उसने निकाला तो उसने कहा इसका जो आंसर है जी 50-50। अगर आपके पास अगर क्वेश्चन आता है ना कि व्हाट इज कंसेक्टिव 1000 नंबर आ रहा है, डेट 1-2000 था ना, तो n हमारे पास क्या आया, 1000 आया। हमने फार्मूला ऐड किया n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास जो सम आया ना n की, हमने वैल्यू ऐड की 1000, n प्लस 1 हो गया 101 या 1001 हो गया। इसमें 1 ऐड हो गया, इसे हमने डिवाइड कर दिया 2 पर, तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज़ 500। तो ये जी इस तरह सॉल्व किया जाता है इस मेथड के थ्रू। हेरिस्टिक मेथड इन मैथमेटिक की अगर हम बात करते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हेरिस्टिक वर्ड क्या है। ये ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब होता है आई फाइंड। इसमें स्टूडेंट क्या करता है, फार्मूला लेता है, उसे सॉल्व करता है। यूँ समझ लीजिए वो डिस्कवरर होता है, वो डिस्कवर कर होता है डिफरेंट फार्मूलाज को।
मेरिट्स अगर इसकी बात करें तो इसमें एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन हो रही होती है, लेस बर्डन होते हैं मेमोराइजेशन पर, यानी कि वो इसमें मेमोराइजेशन नहीं हो रही होती, याद नहीं, रट्टे नहीं लगाने, होमवर्क नहीं करना इसका। अगर इसकी डीमेरिट हम बात करें तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेबर, या यूँ समझ लें कि ये डिमांड करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क को, टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी स्लो मेथड है। इसमें रिस्क होता है कि टीचर को यकीन नहीं होता कि बच्चा प्रोग्रेस में अच्छी कर पाएगा या नहीं। ये मतलब यूँ समझ, नॉट पॉसिबल टू टीच ऑल टॉपिक्स। टॉपिक 38 है जी एनालिटिक सिंथेटिक मेथड इन मैथमेटिक की। अगर हम बात करते हैं तो याद रखें, दीज टू मेथड्स आर एप्लीकेबल इन कॉम्बिनेशन। एनालिटिक मेथड फ्रॉम अननोन टू अननोन, एनालिसिस मीन। अगर हम एनालिटिक मेथड की बात करते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि ये अननोन टू नोन तक का बात करता है, यानी पहले आपको कोई चीज़ उसके बारे में इतना इल्म नहीं था, लेकिन इन द एंड ऑफ दैट सॉल्यूशन, या आप यूँ कर लें कि आखिर तक आते आते आपको उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है। बैरिश इसके हैं बट वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो हम इन्हें कर देते हैं स्किप। टॉपिक 39 है जी सिंथेटिक मेथड। अभी हमने एनालिटिक मेथड देखा, अब सिंथेटिक मेथड क्या है। ये ऑपोजिट होता है जी एनालिटिक मेथड के। इससे हम नोन से अननोन की तरफ जाते हैं, उससे हम अननोन से नोन की तरफ गए थे, लेकिन इससे हम नोन से अननोन की तरफ जा रहे होते हैं। ये स्टार्ट किया जाता है, मतलब मैं अगर कहती हूँ कि नोन से अननोन, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकते हैं। देखें, शुरुआत में होता है इस तरह कि आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन आपको उसका एंड नहीं पता होता। आप उसे सॉल्व करते हो, आपको नहीं पता कि रिजल्ट में क्या चीज़ आपके सामने आएगी, कंक्लूजन में आप क्या चीज़ अचीव करोगे। फिर उस अवेलेबल डेटा को आप जब रिजल्ट निकालते हो, उस अवेलेबल डेटा को उसके साथ कनेक्ट कर देते हो। अब इसके हम जब मेरिट्स देखते हैं तो ये शॉर्ट और एलिगेंट मेथड होता है। इट ग्लोरीफाई मेमोरी। डीमेरिट्स अगर हम बात करें ना, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं लर्नर माइंड्स के अंदर, यानी कि ये बहुत सारे डाउट्स छोड़ जाता है सीखने वाले के दिमाग के अंदर, इसमें जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रह जाते हैं बच्चे के दिमाग में जो अनआंसर्ड होते हैं। ये था जी टॉपिक नंबर आपके पास 39। अब अगर हम टॉपिक नंबर 40 की तरफ चलते हैं ना, तो हमारे पास आता है 40 में हमारे पास एक फार्मूला था सिंथेटिक मेथड का, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब नहीं होता है, पेपर में नहीं आता, तो हम इसे स्किप कर देते हैं। टॉपिक नंबर 42 में अगर हम बात करते हैं तो डॉगमेटिक मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक के अंदर एक नया हमारे पास मेथड आया, दैट इज़ डॉगमेटिक। इसमें हम यूँ कह लें कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर रूल्स को काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता है। वैल्यू हाई स्टैंडर्ड ऑफ एग्जैक्टनेस होती है, यानी कि आप इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। अब इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें रूल्स और फार्मूलाज बताए जाते हैं, टीचर बताती है कि आपने कैसे करना है, किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, कैसे इसे अटेम्प्ट करना है, और इसके कंक्लूजन में क्या चीज़ आएगी। टीचर वर्कआउट मॉडल सम फॉर पीपल टू फॉलो पैटर्न। टीचर पैटर्न इतना ज़्यादा बच्चे को बता देती है, और टीचर चाहती है कि बच्चा उन्हीं स्टेप्स पे फॉलो करे। मेरिट ऑफ डॉगमेटिक मेथड की अगर हम बात करें ये सेव करता है आपके टाइम्स को, एनर्जी को, अवॉइड लॉस, यूजलेस थिंकिंग, इन सब को ख़त्म कर देता है। अडॉप्ट विद एडवांटेज फॉर मेंटली डेवलप स्टूडेंट, प्रमोट स्किल्स करता है। बस 2-3 आपके मेरिट्स काफ़ी होते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि आप इतने ज़्यादा लिखो। डीमेरिट्स की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेस होता है ना बच्चे के पास। रिगर की अगर हम बात करें तो ये रूल्स को फॉलो करने को कहा जाता है, स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करना। बच्चे के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, मतलब स्टूडेंट की जो एबिलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही होती हैं, वो आगे पीछे नहीं घूम सकता, टीचर उसे जैसा बताती है उसे वैसा ही करना होता है। टॉपिक 43 है आपके पास लेबॉर्ट्री मेथड। अब हम लेबॉर्ट्री मेथड की तरफ चल रहे हैं। मैथमेटिक के बारे में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम करके सीख सकते हैं ना कि पढ़ के।
मैथमेटिक इज लर्न बाय डूइंग रेदर देन रीडिंग। सॉरी गाइस, ये कुछ मेरे गला को खराब थोड़ा सा हो गया बोलने की वजह से। फॉर डूइंग ऑफ मैथमेटिक्स सुटेबल मेथड एंड प्लेस इन नीडेड। अब इसमें स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट लेबॉर्ट्री में जाके मैं डिस्कवर कर रहा होता है फैक्ट्स। वो बार बार जब आप लिख रहे होते हो ना, बार बार सॉल्व कर रहे होते हो ना किसी भी प्रॉब्लम को, उसे बार बार लिख रहे होते हो, तो वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है, आपको आइडिया क्लियर हो रहा होता है इसका जी। मतलब हम बात करते हैं लेबॉर्ट्री वर्क के अंदर, तो आपका क्या काम होता है वहाँ पे? आप ज्योमेट्री को यूज़ कर रहे होते हो, आप एंगल्स देख रहे होते हो, लाइंस बना रहे होते हो, ट्राइंगल्स देख रहे होते हो। इसके बाद ही हम जाते हैं मेरिट्स ऑफ लेबॉर्ट्री वर्क के अंदर। इंटरेस्टिंग हो गया। अब ये जब स्टूडेंट खुद कर रहा है तो उसे काफ़ी ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट है, उसे खुशी हो रही है ना, तो ये इसका बहुत बड़ा मेरिट है। Based on two psychological principles proceed from concrete to abstract learn by doing। अब ये जी प्रोसेस जो होता है ना, ये मतलब इससे हम कह सकते हैं, इससे बच्चा जो होता है ना वो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ जा रहा होता है। उसे बहुत आसानी से समझ आ रहा होता है, वो खुद एफर्ट कर रहा है तो उसे अपनी गलतियां भी पता चल रही हैं, वो नेक्स्ट स्टेप में वो नहीं कर रहा होता। अगर डीमेरिट्स देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसमें लाजिम नहीं है कि मैथमेटिकल थिंकिंग ही आ रही हो, बस बच्चा ऐसे भी हो सकता है कि बस उसने देखा और फौरन से बना लिया। सबसे बड़ा इसका जो डिमेरिट है वो ये है कि ये हर टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स के लिए यूज़फुल नहीं होता। टॉपिक 44 इम्पॉर्टेंट नहीं था। टॉपिक 45 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है जी प्रोजेक्ट मेथड। हम लोग देखते हैं किसने दिया था, या यूं कह ले कि ये बेस करता है जॉन डेवे की फिलॉसफी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है ना कि जब प्रॉब्लम होती है ना वो टीचर को बच्चे को देती है प्रोजेक्ट के बेस पर। अब जब स्टूडेंट के पास एक प्रॉब्लम आई, उसे पहले तो उसे स्टेप्स नहीं पता थे, इसमें टीचर क्या करती है, वो पर्पसली एक्टिविटी कैरी बनाती है। यूँ समझ लें कि वो हर प्रॉब्लम को ऐसे देती है जो उनके आगे आके काम आ सकता है। A project is bit of real life that has been imported to school। या यूँ कह लें कि ये वो प्रोसेस होता है प्रोजेक्टेड मेथड के अंदर ना, टीचर जो प्रॉब्लम दे रही होती है वो बच्चे के आगे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा होता है, या वो उसे सॉल्व करता है, उससे बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन मिल जाते हैं जो उसकी ज़िंदगी में अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आ गया उसे वो सॉल्व कर सकता है। ये काफ़ी हेल्पफुल मेथड होता है। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह के प्रोजेक्ट यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट, स्टूडेंट जो प्रॉब्लम का सलूशन ले रहा होता है वो दूसरे स्टूडेंट को देख के कर रहा होता है, या उससे उससे काफ़ी हेल्प मिल रही होती है। सेकंड जो है वो सोशली कैरिड आउट बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो वो ग्रुप में अगर काम कर रहा है तो वो अपने डिफरेंट फ्रेंड्स के साथ मिलकर जब कर रहा है तो उसे काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प मिल रही है, वो डिफरेंट आइडियाज़ को कंबाइन करने का तरीका सीख रहा है। इसके जी 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग सिचुएशन। टीचर ने सिचुएशन प्रोवाइड कर दी, उसका पर्पस बता दिया, प्लान बच्चे ने खुद करना है, उसे एग्जीक्यूट करना है उसने, और टीचर ने क्या करना है, उसे जज करना है। तो ये इसके 5 हिस्से हो गए थे। टॉपिक 46 है जी मेरिट ऑफ प्रोजेक्ट के मेथड। इसमें एजुकेशन जो है वो रिलेटेड टू लर्नर लाइफ होती है, यानी वो अपनी ज़िंदगी के मुताबिक बात कर रहा होता है, रिक्वायर अपनी वो एक्टिविटीज़ जो वो कर रहा होता है उससे इंफॉर्मेशन लेके उससे उसका सलूशन ढूंढ रहा होता है। अब फॉर द डिग्निटी ऑफ द वर्क, अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग यूँ समझ लें कि ये की जाती है बाय डूइंग अ वर्क रेदर देन उसे रट्टे लगाना और यूँ मेमोराइज करना इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ये इसका मेरिट है। अगर हम डीमेरिट की बात करते हैं तो स्टूडेंट विल नॉट रिक्वायर स्किल एंड इफेक्ट। यूँ समझ लें कि डीमेरिट्स में ना वो स्किल्स नहीं ले सकता स्टूडेंट, बस उसके पास इल्म है, वो उसकी मदद से काम कर रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, टाइम लग रहा होता है, एफर्ट बच्चे लगा रहे होते हैं, वो समझ नहीं आ रहा होता कि उसे कैसे करे। ये प्रोसेस जो होता है बहुत स्लो होता है। टॉपिक 47 है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है जी एग्जाम्पल्स।
बिजनेस के अंदर हमने मैथमेटिक को कैसे यूज़ करना है, प्रोजेक्ट मेथड को क्लासरूम के अंदर मैथमेटिक के अंदर कैसे यूज़ किया जा सकता है, किचन के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये इसकी एग्जांपल्स थी। इसके बाद ही हम देखते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के एलिमेंट्स क्या हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रही होती है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस हो रहे होते हैं, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी हो रही होती है, कोलैबोरेटिव स्किल्स आ रहे होते हैं। टॉपिक 49 हमारे पास आता है कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग, कैलिब्रेटिव लर्निंग इन मैथमेटिक। ये स्टूडेंट को कॉमन गोल की तरफ इनकरेज कर रहा होता है। स्मॉल ग्रुप टू लर्न, मतलब लर्नर टू वर्क इन स्मॉल ग्रुप। अब स्टूडेंट को पता चल रहा होता है कि वो स्मॉल ग्रुप में कैसे काम कर सकता है, कोऑपरेशन उसने कैसे करनी है। इसकी अगर हम लिमिटेशन की बात करें ना, तो ये कंपटीशन को ख़त्म कर देता है लर्नर के दरमियान। रिक्वायर मोर केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती हैं, बच्चे देख देख के काम करते हैं काफ़ी मोहतात अंदाज में। टॉपिक 50 है जी मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग के अंदर मॉडल्स। बहुत सारे मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कुछ कॉमन मॉडल्स हमारे पास जो हैं वो हैं जिग्सा पजल्स और थिंक पेयर शेयर। ये किस चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं? सोशलाइजेशन पर, एक्सटर्नलाइजेशन पर, कम्बिनेशन पर, इंटरनलाइजेशन पर, इंटरनलाइजेशन पर, इंटरनेशनलाइजेशन पर और इंटरनलाइजेशन पर। इसकी मिथ क्या है? नॉलेज है जी, इसमें कहा यह जाता है मिथ लाइक, आप मिथ को कह सकते हो लाइक तोहम प्रस्ती, या आप लोग का अक्सर जो वो ख्यालात जो गलत होते हैं, एक वहम जिन्हें आप हकीकत मान लेते हो, उसे हम मिथ कहते हैं। इसमें कहा यह गया कि नॉलेज जो है वो क्रिएट की जाती है थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन एक्सप्लिसिट और टैक्टिक नॉलेज के अकॉर्डिंग। अब जो इंटरेक्शन है वो क्रिएट करती है न्यू नॉलेज को, ये इसकी एक मिथ है। अब हम देखते हैं कि जिगसॉ मेथड क्या है। ये कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक है जी। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट एक स्मॉल ग्रुप बनाते हैं, वो यूज़ करते हैं डिफरेंट वेज टू अचीव गोल्स। जिगसॉ प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं कि हर ग्रुप मेंबर को असाइन किया जाता है एक टॉपिक, वो उस पर काम करता है, उस पर वो एक्सपर्ट बन जाता है, फिर वो अपने उस टॉपिक को शेयर करता है अपने दूसरे ग्रुप मेंबर्स के साथ। यूँ समझ लें कि आपने एक टॉपिक लिया, उसका कुछ हिस्सा एक स्टूडेंट को दे दिया, अगला डेफिनेशन फॉर एग्जांपल हमने एक स्टूडेंट को दे दी, सेकंड स्टूडेंट को हमने उसकी क्लैरिफिकेशन दे दी, थर्ड को हमने उसकी एग्जांपल्स दे दी। अब वो तीनों जो है वो याद करेंगे, वो एक्सपर्ट बन गए अपनी अपनी चीज़ों पे। यानी कि जिसको एग्जांपल दी उसने एग्जांपल ही को पढ़ा, जिसे एक्सप्लेनेशन दी उसे सिंपल एक्सप्लेनेशन ही को पता चला, और जिसने डेफिनेशन बताई उसने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात की। तो ये सारा प्रोसेस जिगसॉ में हो रहा होता है। इसके मेरिट्स क्या हैं? ये इफेक्टिव वे है जी टू लर्न कंटेंट। इसमें लिसनिंग, एंगेजमेंट और एम्पैथी स्किल्स आ रही होती हैं, इंडिपेंडेंट वर्किंग चल रही होती है। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो टाइम और रिसोर्स यूज़ हो रहे होते हैं, कंप्रोमाइज़ किया जाता है कंपटीशन को। टॉपिक 52 आपके पास अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ना, तो एजुकेशनल गोल के अंदर the student will able to solve two problems that will require them to find the mean, median and range from the given data. ये आपको एक दिया गया था एग्जाम्पल। इसकी अगर हम प्रोसीजर की तरफ बढ़े ना, तो हमारे सामने आता है कि आप एक स्टूडेंट को ना ग्रुप लीडर बना दोगे, लेसन को आपने 4 सेगमेंट डिवाइड कर दिया, वही बात जो अभी मैंने आपको बताई थी जिगसॉ की, वही सारा प्रोसेस यहाँ चल रहा होता है। एक को आपने कहा जी आपने मीन ग्रुप बनाने हैं, अनग्रुप डेटा के बारे में बात करनी है। एक को हमने कहा जी आपने मीडियन ग्रुप के बारे में भी याद रखना है, सॉल्व करना है प्रॉब्लम, अनग्रुप डेटा भी होगा आपके पास। मोड के बारे में इसी तरह हमने उन्हें असाइन की डिफरेंट चीज़ें। फिर स्टूडेंट ने अपना टाइम लिया, उसने देखा समझा, फिर सारों ने कंबाइन किया और नतीजा आपके पास आ गया। इसमें मेमोराइजेशन नहीं हो रही होती। ऑब्जर्विंग प्रोसेस अगर देखें तो ये ग्रुप टू ग्रुप मूव किया जा रहा होता है। ऑब्जर्व इफ समवन हैव ट्रबल, टीचर देख रही होती है, हर ग्रुप की तरफ जा रही होती है, उसे पता चल रहा होता है कि भाई स्टूडेंट कैसे कर रहे हैं। वो देखती है कि कोई बच्चा या कोई ग्रुप ऐसा है जिससे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसे सॉल्व कर देगी।
Not just fun and game. At the end of the session, see what is delivered. टीचर जब what is achieved. टीचर जब देखती है एंड पर कि आया बच्चों ने क्या सीखा क्या नहीं, और वो उसे टेस्ट करेगी थ्रू क्विजिंग. वो हर क्विज करेगी अपने उनके टॉपिक के हिसाब से. टॉपिक 53 आपके पास आता है जी, थिंक पेयर शेयर मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक की. ये जो मेथड है ना, ये कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक है और इसे डेवलप किया था फ्रैंक लेमन ने. इसमें ट्री स्टेज मतलब 3 स्टेज हैं, ये ट्री नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया. 3 स्टेजेस यूज हो जाती हैं. फर्स्ट है थिंक, सेकंड है पेयर और लास्ट है शेयर. ये किस तरह काम करता है? थिंक यानी कि आपने जो आपके पास जो क्वेश्चन आया ना, आप उसके बारे में सोचोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये हमारा थिंक आ गया. प्रोसीजर में हम पेयर करते हैं, स्टूडेंट पेयर अप करते हैं एक दूसरे अपने आसपास स्टूडेंट के साथ. वो बात करते हैं, वो देखते हैं जिनका एक ही जैसा मतलब प्रोजेक्ट चल रहा होता है, वो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं. कंपेयर मेंटल और रिटन नोट्स किए जा रहे होते हैं. आइडेंटिफाई किया जाता है बेस्ट आंसर को. शेयर. अब जब स्टूडेंट शेयर करते हैं ना अपनी थिंकिंग को विद द रेस्ट ऑफ क्लास इन राउंड कॉलिंग फॉर ईच पेयर, तो वो एक यूँ समझ लें कि टीचर जब क्वेश्चन कर रही होती है तो टीचर उन्हें कहती है कि आपने अपना हैंड रेज करना है. अब जब वो खड़ा होगा, वो बताएगा पूरी क्लास को, तो ये शेयर के अंदर आ गया. टीचर क्या करती है, वो रिकॉर्ड करती है रिस्पॉन्सेस को. अगर हम थिंक पेयर की बात करते हैं, वही बात दोबारा हम लोग देख रहे हैं, तो इसे हम स्किप कर देते हैं क्योंकि मैंने अभी बहुत डिटेल में से आपको डिस्कस कर दिया. अगला टॉपिक हमारे पास आता है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. अब टीचर क्या करती है? टीचर इस मेथड के अंदर ना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, मतलब शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूट करती है कि आप लोगों ने किस तरह मैथमेटिक क्लासरूम के अंदर काम करना है. हेल्प टू रन एंड मॉनिटर टीचिंग. टीचर सारों की मदद कर रही होती है. यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही होती हैं जो कि टीचर उन्हें बता रही होती है. टॉपिक 56 हमारे पास असेसमेंट आता है. असेसमेंट क्या है? असेसमेंट इज जजिंग. टीचर जज कर रही होती है, इंफॉर्मेशन ले रही होती है. टीचर जिस तरह बच्चों से क्वेश्चन कर रही होती है, उससे पता चल रहा होता है कि वो आया उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जैसे वो चाहती है. टीचर फीडबैक यूज़ कर रही होती है. वो असेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है फीडबैक. असेसमेंट पर्पस की अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें ना टीचर सपोर्ट करती है, प्रोवाइड करती है फीडबैक लर्नर्स को और इम्प्रूव करती है उनकी ऑन गोइंग लर्निंग को. असेसमेंट की हमारे पास टाइप 2 तरह की होती हैं. फर्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेकंड है समेटिव असेसमेंट. अगर हम स्कोप की बात करें ना, तो असेसमेंट इज द इंजन दैट ड्राइव एंड शेप द लर्निंग. असेसमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लर्निंग के प्रोसेस को पूरा करने के लिए. आगे बढ़ने से पहले कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. टॉपिक 57 हमारे पास आता है जी, असेसमेंट मैथमेटिक के अंदर कम्युनिकेट करती है मैथमेटिकली, रीज़न एनालाइज करती है. कंप्रीहेंड द की कॉन्सेप्ट हो गया. यूज स्ट्रेटजीज की जाती हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. आई थिंक इतना ही काफ़ी है आज के लिए. मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.